अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म की सिलेक्शन का अमल पूरा हो गया और जिसकी हुकूमत को कायम करना था वो हुकूमत कायम हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये हुकूमत कितने देर चलेगी और इस हुकूमत के सामने अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जो हुकूमत अपोजिशन की तकरीर नहीं सुन सकती, उस हुकूमत का जाना ठहर गया, और वो हुकूमत जो अपोजिशन की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो पॉलिसीज़ पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के मुताबिक किस तरह बनाएगी, क्योंकि इनके पास ये मैंडेट मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, आज शहबाज शरीफ साहब को मुल्क का 33वां वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनकी सिलेक्शन का अमल जो है वो पूरा हो गया। और अगर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जब वो ऐवान में मौजूद थे और जिस तरह से उनके इत्तेहादियों की बॉडी लैंग्वेज थी, ये आने वाले दिनों की कहानी और रुदाद पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है वो रख रही है। बिलावल जरदारी इस पूरे अमल से खुश नहीं है। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिन्हें चोर चोर कहकर पुकारा गया इलेक्शन कैंपेन के अंदर, हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि आपको बाकायदा तौर पर बिठाया गया कि इनके साथ हुकूमत बनाओ और आपको हुकूमत जो है बनाना पड़ी। ऐसे किरदार जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर किसी के कहने पर चलते हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम इनको कबूल करेगी? इसका जवाब और ये अब फैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम ने करना है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में आज हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता वो दिखाएंगे, और सबसे पहले वो मैंडेट जिसके ऊपर डाका डालने की और जो बातें कही जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान का मैंडेट, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस हैं, फजल रहमान जिनका उन्होंने नाम लिया उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनके इत्तेहादियों की रिजर्वेशंस हैं, उनके अपनी जमात के अंदर से आवाज़ उठाई गई कि ये 8 फरवरी वाली पार्लियामेंट नहीं बल्कि ये 9 फरवरी वाली पार्लियामेंट है जो मार्ज़ वजूद में आ रही है। उन्हें चाहिए ये था कि वो ऐलान करते कि हम एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसका हुक्म दे रहे हैं, जहां जहां पर भी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं उनका अजाला किया जाए, और फिल फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये ऐलान किया जाता कि वो अपने ओहदे को छोड़ दें, क्योंकि उनके होते हुए मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात जो है वो नहीं हुए। फिर एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें ये भी कहना चाहिए था कि मैं बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कायदे ऐवान की हैसियत से मैं चाहता हूं कि हमारी जो अपोजिशन इस वक्त बैठी हुई है, उमर अयूब साहब जो हार गए, जिन्हें हराया गया, जिन्हें हमारे मेहरबानों ने हरा दिया, जिन्हें हम सब ने मिलकर हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम से जीत गए, तो लिहाजा क्योंकि आवाम के दिलों का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जेल में बैठा है, और फिर एक दूसरा आवाम के दिलों का और ऐवान के वोटों का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो उमर अयूब था, लिहाजा मैं उनको दावत देता हूं कि आज वो पहले खिताब करें। हमारा खिताब क्या है, हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे, मीडिया कवरेजेस मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, और हम जब चाहेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल को बंद कर देंगे, चला देंगे, तो ये मसला नहीं है। आप उमर अयूब साहब, आप जो है बाकायदा आपसे आगाज़ करेंगे और आप अपनी गुजारिशात जो है इस मौजूद ऐवान के सामने रखें। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने अपने ख़ानदान के साथ जो वो समझते हैं कि जुल्म होता रहा, जिस तरह केसेस बनाए गए, उनका जिक्र करते हुए हमें नजर आए, और उन्होंने कौम को ये नहीं बताया कि जब मेरे पे फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी तो मुझे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। फिर उन्होंने ना 600 अरब रुपए का खसारे की जो है उन्होंने बात की है, और पिछले हुकूमत का जिक्र उन्होंने किया। मसला यहाँ पर यह है कि पिछली हुकूमत निगरान हुकूमत भी आपकी थी, और उससे पहले 16 माह की हुकूमत भी आपकी थी। ये कब तक कौम के सामने ये मंजन और चूरन बेचते हुए आप नजर आएंगे कि देखें जी, जो कुछ करके गया इमरान खान करके गया। अगर इमरान खान ये सब कुछ गलत करके गया तो पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को क्यों दोबारा जो है वो उसका इंतखाब किया? ये तो और बात है कि आपके प्यार करने वालों ने इस इंतखाब को, यानी जो इलेक्शन प्रोसेस था, इसे सिलेक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। आज शहबाज शरीफ साहब को चाहिए ये था कि वो ये कहते, जहां पर उन्होंने फजल रहमान पर कातलाना हमलों का जिक्र किया, वहीं पर इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले का भी जिक्र करते, लेकिन नहीं किया। और जहां पर आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार की बात आई, उसका भी जिक्र करना चाहिए था कि हमारे दौर में आज़ादी इज़हार पर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जाएगी। व्यूअर्स, पहला जो हमला किया गया है आज़ादी इज़हार के ऊपर, ये किसी आम शहरी के हक पर डाका नहीं डाला गया, बल्कि ये अपोजिशन लीडर के हक पर डाका डाला गया।
पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर मेरी एक दोस्त से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि क्या आपको ये हुक्म था? उन्होंने कहा जनाब आप नौकरी करने दें, क्यों हमसे ऊट पटांग सवाल करते हैं? आपको मालूम है कि ये रियासत का जो टेलीविजन है इसे कौन कंट्रोल कर रहा है और किस किस्म के स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं हमें जारी किए गए। अगर हम उमर अयूब साहब की तकरीर को चलाएंगे तो यकीनन हमारे लिए ज़मीन जो है वो तंग कर दी जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की तकरीर को नहीं चलाया गया, फिर बाकायदा तौर पर ये सवाल जो है वो ऐवान में रखा गया और डिप्टी स्पीकर की तरफ से बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई कि उमर अयूब यानी अपोजिशन लीडर की तकरीर को टेलीविजन चैनल पर चलाया जाए। ये पहला हमला है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, ये पहला हमला है उस वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और उसके बीरबलों की तरफ से जिन्होंने आने वाले दिनों में किस किस्म की सियासत होगी इसका बाकायदा तौर पर इशारा जो वो दे दिया है। अगर अता तारड़ को आपने अपना वज़ीर इत्तलात बनाया तो यकीनन एक झूठ की दुकान खोली जाएगी और इस झूठ की दुकान का जवाब जो है वो पाकिस्तान की आवाम खूब जानती है। आपको इलेक्शन में रद्द किया और अब हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की इस हुकूमत को भी रद्द जो है वो किया जाएगा। व्यूअर्स, आज़ादी इजहार के ऊपर ये हमला और फिर दूसरी तरफ से फौरी तौर पर उमर अयूब साहब की तकरीर को जो है वो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर यानी पीटीवी पे चलेगा तो बाकी चैनल्स दिखाएंगे, क्योंकि जो मेन सोर्स है पार्लियामेंट की फीड का वो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क था, जो आपके और मेरे पैसे यानी टैक्स पेयर के पैसे से ये चलता है। व्यूअर्स, आज की इस तकरीर के अंदर फजल रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई और उन्होंने धड़ल्ले से ये कहा कि जनाब हमने अपनी जमात का ये उसूली फैसला सबके सामने रख दिया कि हम इस ऐवान में बैठेंगे ज़रूर, लेकिन एहतजाज करेंगे और उन तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे जिन्होंने इस इलेक्शन को सबोताज करने की यानी पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की है। मैं आपको व्यूअर्स एक बात बता दूं कि उमर अयूब साहब की जो तकरीर थी ना, इसने आने वाले दिनों की मुकम्मल सियासत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखती है। अब चूँकि अगर आप गौर से सुने उमर अयूब की तकरीर को तो उन्होंने ना शुरू वो हुए हैं इमरान खान पर कातलाना हमले से, और उससे पहले पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस थी वो किस तरह से ज़मान पाक में एंटर होती है और एंटर होने के बाद इमरान खान पर शेल्स जो हैं उनके घर पर फेंके गए, बुशरा बीवी पर हमला किया गया यानी घर पर शेल फेंके गए, और फिर पुलिस रियासती मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ 10,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है आज भी जेलों में है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसका भी उमर अयूब ने यानी उनकी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में वो पहुँचे हैं। जितनी भी एट्रॉसिटीज़ और जितनी भी जुल्म बर्बरियत की हमने मिसालें देखी, उन तमाम का जिक्र जो है उमर अयूब साहब की तरफ से किया गया। ज़मान पाक पर हमला, फिर बनी गाला में जिस तरह से लोग रातों रात पहुंच जाया करते थे इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, ज़मान पाक में पहुंचते रहे। और आपको ये भी याद रखना चाहिए जब इमरान खान ने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और इस निज़ाम को टक्कर देने के लिए सड़क का रास्ता जो है वो इख्तियार किया तो उस सड़क पर इमरान खान पर कातलाना हमला जो है वो किया जाता है। आज लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो तमाम आवाज़ें दबा दी जाएंगी अगर इमरान खान का निशान छीन लिया गया, इमरान खान की जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया, तो कोई उस हमले का जिक्र नहीं करेगा जो इमरान खान पर हुआ। उन लोगों की बात कोई नहीं करेगा जिनको गिरफ्तार किया गया। 18-18 साल के बच्चों को, 12-12 साल के बच्चों को रात की तारीकी में पुलिस उठाकर ले जाती है कि अगर कोई बड़ा हाथ नहीं आता तो उनके बच्चों को उठा लो, बच्चे अगर नहीं है तो बीवी को उठा लो, घर की औरतों को तंग करो। ये तमाम काम हमने पाकिस्तान के अंदर होते हुए देखे। बहुत कोशिश की गई कि ये तमाम कहानियां जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम तक ना पहुंचे, लेकिन अब क्योंकि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग मौजूद थी, पूरी दुनिया ने सुना कि इमरान खान और उसके वर्कर के साथ किस किस्म का सलूक किया गया। इस ऐवान में यानी 92 की जो अपोजिशन बैठी हुई है, ये नंबर्स ऊपर भी जाएंगे क्योंकि फजल रहमान और दीगर जमातें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। उनकी बात अब पूरी दुनिया जो है वो सुनेगी। और व्यूअर्स, मसला इसके अंदर ये है कि इस ऐवान के अंदर जितने भी लोग थे, कोई एक ऐसा फर्द नहीं जिसके ऊपर मुकदमा ना हो 9 मई का। यानी ये कैसे हो गया कि पूरी की पूरी जमात के ऊपर आपने 9 मई के मुकदमात जो है वो दर्ज कर दिए, और अगर 9 मई के मुकदमात मौजूद हैं तो फिर आप उन सबूतों को प्रोसिक्यूशन को कहें कि उठाएं और अदालतों में जाकर इस पूरी पार्लियामेंट को सज़ा जो है वो दिलवाई जाए। अगर
کوئی یہ کوشش کرنا چاہتا ہے تو یہ کوشش کر کے بھی دیکھ لے. ویورز, آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب کوئی راک باٹم کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس نے واپس آنا ہوتا ہے. یہ نظام قدرت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اتنا نیچے پھینکا کہ اب انہوں نے واپس جو ہے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے, اور اب یہ وہ طاقت ہوگی جو عوام کی سپورٹ کے ساتھ بن رہی ہے. کسی بند کمرے میں کسی کی مہربانیوں کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ آج یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دے کر, پیور مینڈیٹ دے کر اس ایوان کے اندر جو ہے وہ بھیجا ہے. ویورز, آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ نگران حکومتوں کے اوپر آرٹیکل 6 کا تقاضا جو ہے ڈیمانڈ کی گئی ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت وقت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. کبھی بھی نہیں کرے گی جی, کیونکہ ان کی حکومتیں اور ان کے یہ ہیلپنگ ہینڈز تھے جنہیں صوفوں پر بٹھا کر یہ کہا گیا کہ آپ ہارے کوئی بات نہیں جناب, آپ صوفے پر بیٹھیں اور نتائج جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یعنی ووٹ ڈالنے والے کی اہمیت نہیں تھی, بلکہ ووٹ گننے والے لوگوں کی اہمیت تھی, جو ہم نے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتے ہوئے ویورز دیکھا ہے. ویورز, کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں, کیونکہ آج پہلی بات جو عمران خان کے حوالے سے شوٹرز, یعنی وہ انکوائری جسے پاکستان ٹیلی ویژن چینلز پر آپ نہیں چلا سکتے کہ شوٹر 1 تھا, 2 تھے, 3 تھے, آج یہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر تقریر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یہ تمام باتیں ہوں گی, اور اگر ٹی وی نہیں دکھاتا, یہ رپورٹ ضرور ہوں گی اور یہ ریکارڈ کا حصہ بھی بنیں گی. اور اگر کوئی آپ کے خلاف کارروائی بھی کرنا چاہے گا, چونکہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ ریاست کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, آپ تمام لوگوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, تو آپ کے اوپر شاید وہ مقدمات نہیں بنتے, بیکاز انڈر دا لا آپ کو ایک تحفظ جو ہے قانون, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف جو مقدمات ہیں باہر, وہ کتنی تیزی سے چلیں گے, اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ کس طرح ان کی بات سننے کی صلاحیت رکھتے یا نہیں رکھتے. لیکن میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اچھا انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی روکا نہیں ہے اپوزیشن کو. اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی تنقید پاکستان پیپلز پارٹی جو کرنا چاہتی ہے نون لیگ کی حکومت کے اوپر, اور جب بھی تنقید کرنے کی بات آئے گی تو یہ راستہ اختیار کیا جائے گا عمر ایوب صاحب کا, اور عمر ایوب صاحب کو باقاعدہ طور پر یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ جناب آپ نے جتنی دیر بولنا ہے آپ بولیں, اور لوگ جو ہیں وہ بولتے رہیں گے, اور عمر ایوب صاحب کے ذریعے یہ باقاعدہ طور پر جو ہے یہ کام جو اب لیا جائے گا. اچھا, ایک تو ارشد شریف مرحوم کا ذکر ہوا جی, اور کس کی غلطی, کس کے قتل کا حساب, یہ تمام باتیں بھی وہاں پر ہوئی. پاکستان میں تو خیر یہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا نا یہ کیس. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک باقاعدہ اس کے اوپر ایک انکوائری انیشیٹ کی تھی, اس کا کیا بنا قوم جو ہے یقیناً اس کی بھی منتظر ہے. اور ارشد شریف کا ذکر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آج ہوا. شہباز شریف نے بہت کوشش کی کہ وہ تقریر کرتے, وہ لوگوں سے بات کرتے, لیکن چور کے نعروں میں شاید ان کا بھیک مانگنا جو ہے وہ کہیں پر دب کر رہ گیا. اگر وہ تمام اتحادی, اگر آپ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں نا, تو ایک منظر ان کے سامنے ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک تو یہ ایوان نہیں چل پائے گا, اور سب یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کتنی دیر جو ہے وہ چل پائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت آئی اتحادیوں کو ساتھ ملا کر, آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ شہباز شریف کے سامنے معیشت کا ہوگا. کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے اور ویب سائٹ نے ان کی کارکردگی 16 ماہ کی اس کا ذکر تو ضرور کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں تک شہباز شریف کی کامیابیوں کا ذکر ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل جو ہے وہ کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شہباز شریف صاحب گئے, انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں, تو ان کے کہنے کے اوپر یہ ڈیل نہیں ملی تھی, بلکہ ڈیل جو ہے وہ کہیں اور سے اور کسی اور کے کہنے پر پاکستان کو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ دی گئی تھی. اب شہباز شریف صاحب کا اس کیلیبر کے ساتھ اور اس شہرت کے ساتھ, یعنی اپنے ماتھے پر جو کرپشن اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی اور پھر عوامی مینڈیٹ کی جو چوری کا تانا ہے, اور اس کے ساتھ جب آپ پاکستان سے باہر دنیا سے ڈیل کر رہے ہوں گے تو دنیا آپ کو کس طرح دیکھے گی. اس پارلیمنٹ کے اندر پوری کی پوری حکومت, یعنی وہ نمبرز میں دیکھ رہا تھا جی کہ 201 نمبر حاصل کر لی, یہ سارے کے سارے رانگ نمبرز ہیں, اور جو رائٹ نمبر تھے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس ایوان میں جو ہے پہنچایا. ویورز, میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 9 مئی کا ایک بیانیہ جو ہے وہ آپ کو عدالتوں میں
बुरी तरह फ्लॉप होता हुआ नजर आया। खान साहब की जमानतें भी हो गई और शहरियार अफरीदी के केस के अंदर आपको याद होगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई और सज़ा भी हो गई। और एक इस्लामाबाद की एक अदालत थी, पिंडी की एक अदालत थी और इसके साथ साथ एक सिंध की अदालत थी, जहां पर सवाल ये पूछा गया कि जो हमले हुए कोई आपके पास सबूत मौजूद है, लेकिन वो सबूत पेश नहीं किए गए। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद अगर सबूत पेश नहीं किए जाते तो ऑब्वियसली कहानी कुछ और है। और उमर अयूब साहब ने अब ये मामला पार्लियामेंट के फ्लोर पे उठा दिया। अब वो बयानिया जिसे आप रोकने की कोशिश करते रहे कि तकरीरें नहीं होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी, अब ये तमाम के तमाम मामला जो हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब उठाए जाएंगे। 9 मई का बयानिया जो है वो बुरी तरह पिटेगा, आपको याद रखना है। और 9 मई का बयानिया जो है असेंबली के फ्लोर पर पिटेगा और इसकी पिटाई होते हुए पूरी दुनिया जो है वो अब देखेगी। अब एक जो बात उमर अयूब साहब ने कही कि अगली बार जो है आपको धोबी पटका जो है हम डबल अंदाज में लगाएंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो 9 मई के हवाले से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया। और यकीनन ये एक ऐसे वक्त में सब कुछ हो रहा है जब इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान जेल में बैठकर जो है शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब होगा क्या जी। और इमरान खान जेल में बैठकर सॉर्ट ऑफ डेमोक्लिस का किरदार अदा करेंगे, जो दो धारी तलवार है और उनके मुखालफिन के लिए एक बुरी खबर है। व्यूअर्स, पाकिस्तान से बाहर आप मीडिया को पाकिस्तान में तो कंट्रोल कर सकते हैं और अपोजिशन की तकरीर भी आप बंद कर दें, यानी ये भी एक बगावत के ज़ुमरे में आता है। आपने पॉलिटिकल फोर्सेस, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, आप उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस हवाले से आपको बाकायदा तौर पर तनबीह करता है और वार्न करता है कि आप अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ को रोंदेंगे तो आइन और कानून जो है वो हरकत में आएगा। लेकिन आइन और कानून जो है इस वक्त कुछ और लोग बनकर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। मैं आपको एक आर्टिकल जो इमरान खान के हवाले से आज BBC ने लिखा और इमरान खान को क्या कहा है जी। द पाकिस्तान द किंग ऑफ क्योस, इमरान खान कीप्स विनिंग एवर इवन बिहाइंड बार्स। BBC लिखता है जी कि पाकिस्तान recent election was supposed to bring in a period of stability badly needed to deal with the crippling inflation, the bitter political divides in the country, writes author and the journalist. अच्छा जी, instead they delivered a minority government, a shaky, reluctant coalition that looks unsure of its own mandate. यानी आप लोगों को अपने मैंडेट पर खुद ही भरोसा नहीं है तो आप हुकूमत जो है वो कैसे करेंगे। और इसके अंदर जो अल्फाज इमरान खान के लिए इस्तेमाल किए गए, अ वीक बिफोर द इलेक्शन ही वाज सेंटेंस्ड in the 3 cases. In one, he was accused of contracting a marriage in a hurry. His party denied its election symbol and a united platform were forced to contest as independent. Many were evading police raids. पुलिस गर्दी का भी जिक्र इसमें किया गया। ऑन इलेक्शन डे सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया, इसका भी हवाला है। और खान के सपोर्टर्स ने कमाल महारत दिखाते हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स को जिस तरह इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल किया गया, इम्प्रोवाइज किया और कैंडिडेट को उसका सिंबल और लोगों के घरों तक किस तरह पहुंचाया सोशल मीडिया के ज़रिए, इसके ऊपर यकीनन इमरान खान को BBC ने आज दोबारा जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया है। और फिर BBC ये भी लिखता है द इमरान खान डिडंट गेट अ सिंपली मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, रिफ्यूज टू अलाइन विद एनी पार्टीज form the government and decided to sit in the opposition. He has built his campaign and overall charisma by portraying his opponents as corrupt. He is loath to share power with the politician he has been attacking most of his political career. खान साहब एक किस्मत के सिकंदर साबित हुए हैं जी, और इसका इतराफ़ अब पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान के हवाले से जो है वो कर रही है। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लिमानी कमेटी बनाने का एक अंदिया जो है वो दिया है। वो ये कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाई जाए। इलेक्शन जो कुछ जिस धांधली का इस वक्त तमाम जमातें जो वो जिक्र कर रही हैं, और अब ये पार्लिमानी कमेटी से काम नहीं चलेगा क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी वही लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है। इसके लिए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का बनाना चाहिए और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर काम करने से रोक देना चाहिए। और व्यूअर्स, आपको ये भी मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज सबसे बड़ी गलती क्या की है। शहबाज शरीफ साहब जब रोस्टम पर तकरीर करने आए
تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے دوستوں، اپنے پیار کرنے والوں اور آپ سب کے پاکستان کی عوام کے ووٹ سے الحمدللہ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے مجھے منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی شاید ان کے ذہن میں یہ ضرور تھا کہ یار ہم تو جیتے نہیں ہیں اور مجھے یہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ تو دل کی بات جو ہوتی ہے، جو آپ کے دل و دماغ میں راج کر رہی ہو اور جو حقیقت ہو اور جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی زبان کے اوپر چاہے غلطی سے آئے وہ آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہا، یعنی شہباز شریف صاحب نے اپنی ہار اور غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ کتنے ڈرے ہوئے تھے، یہ کتنے خوف زدہ تھے، یہ کتنے سہمے ہوئے تھے، آج ہمیں ان کی تقریر سے معلوم پڑ گیا۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت اپوزیشن لیڈر وہ شہباز شریف، اینڈ دین اپوزیشن لیڈر کو باقاعدہ یہ موقع دیا گیا کہ وہ تقریر کریں، اور لیکن دوسری طرف خان صاحب کی جماعت عمر ایوب صاحب کی جب باری آئی تو بغیر سنے ہوئے وہ تمام لوگ، جن میں شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری اینڈ کمپنی، سب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے عمر ایوب کی تقریر کو نہیں سنا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔